माय नेम इज़ मुदस्सिर शाह और आज मैं जो एम एकेडमी का जो प्रैक्टिस टेस्ट है फुल कोर्स का उसका 11 नंबर एमसीक्यूज़ कर रहा हूँ फिज़िक्स का। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नंबर 11 प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इफ़ 2400 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 2 सेकेंड देन पावर इज़। अब देखो हमारे पास वर्क गिवन है और इसके साथ जो है टाइम गिवन है। जो वर्क है वो हमारे पास 2400 जूल के बराबर है और टाइम जो है वो है 2 सेकेंड्स। तो टाइम और वर्क हमारे पास दोनों गिवन है, पावर फाइंड करना है तो इजी है। हमारे पास पावर का जो फार्मूला है W/T के बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क और जो काम करने का जो शरह है उसको हम पावर कहते हैं। सो वर्क हमारे पास बराबर है 2400 की और जो टाइम है वो 2 सेकंड्स। तो 2400 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 1200 और जो पावर का यूनिट है वाट है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वो है कि लाइट बॉडी ए एंड ए हेवी बॉडी बी हैव इक्वल क्वांटिटी एनर्जी देन ए हैज़ लार्जर मोमेंटम देन बी। ठीक है, ए का जो मास है वो लेस देन है बी का, लेकिन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है ए का और काइनेटिक एनर्जी बी का ये बराबर है आपस में। सो अगर बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास रिलेशन है p²/2m। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास PA²/2ma और ये होगा PB²/2mb। अब देखो मोमेंटम इस केस में हमारे पास जो है mb इज़ ग्रेटर देन ma। तो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा है तो इस केस में हमारे पास pb भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारे पास p²/m रेशो के बराबर है। PA²/ma PB²/mb। तो ये दोनों इन दोनों का रेशो जो है हमारे पास हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये हमारे पास सेम क्वांटिटी दे, सेम वैल्यू देता है, अगर सेम वैल्यू देता है तो इस केस में हमारे पास जो PB होगा ये लार्ज होगा। सो PB हैज़ लार्जर मोमेंटम देन A इस केस में। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन a 10 kg object has momentum 40 किलोग्राम मीटर पर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और मास भी गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सेम फार्मूला p²/2m वाला। तो p² हमारे पास 4t² / 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 40² डिवाइड बाई 20। तो 40² हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 20। ये हमारे पास हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 80 काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी 80 जूल के बराबर होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास जो 14 नंबर है, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर एट। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास कौन सी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, नो, एट पॉइंट ऑफ समिट, एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, एनी पॉइंट। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक्चुअली किस तरह होता है, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट ग्रेविटी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं चेक कर लूँ तो जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होता है हमेशा। तो इस केस में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट दूसरी कंपोनेंट है, तो दोनों वेलोसिटीज़ जो है ये हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ समिट पे हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है और जो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 90 एंगल बनता है। तो
इसका जो आंसर है यहाँ पे MCQs में, इसका जो बी पार्ट है ये सही। पॉइंट ऑफ सबमिट जो है ये इस पॉइंट पे हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है या परपेंडिकुलर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन इन, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसका एप्लीकेशन जो है हमारे पास 4 तरीक़ों से, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये है। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब ये है कि हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर। एडियाबैटिक का मतलब ये है कि हमारे पास न हीट एंटर होता है बॉडी में जो सिस्टम के अंदर और न हीट बाहर हो जाते हैं, क्यों कांस्टेंट होता है। हमारे पास आइसोकोरिक में ये है कि ये हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब देखो, अगर हम पीवी डायग्राम को देख लेते हैं, पीवी डायग्राम, पीवी जो हमारे पास आइसोथर्मल है तो इसका पीवी डायग्राम इस तरह होता है। ठीक है, जो हमारे पास एडियाबैटिक है उसका थोड़ा इस तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा शार्प होता है। और जो हमारे पास आइसोकोरिक होते हैं इसमें वॉल्यूम चेंज होता है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसमें ये होता है। ठीक है, पीवी। जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक, इस केस में हमारे पास सबसे ज़्यादा वर्क डन होता है। इस तरह होता है कि हमारे पास जो V और P के दरमियान जो ग्राफ होता है इस तरह होता है। सो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा सडनली चेंज होता है, तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम वर्क होता है। डी पार्ट जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the temperature of the heat source is increased then the efficiency of the current engine is increase। अब देखो हमारे पास किस तरह होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है हीट सोर्स का, एफिशिएंसी का जो बेसिक फार्मूला है वो हमारे पास बराबर होता है 1 - T2 डिवाइड बाई T1। अब देखो T2 को T लो भी मैं कहता हूँ और T1 को मैं T हाई भी कह सकता हूँ। ठीक है, सो हमारे पास जो T हाई जो है, अगर इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। जब ये फैक्टर डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी बढ़ रहा होता है। तो इस केस में अगर हम सोर्स का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हैं तो इस केस में हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होता है। ए पार्ट जो है हमारे पास ये करेक्ट वन है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन जो है, एक an ideal fluid is flowing in a tube of cross section. At some point the radius of the tube is r and the velocity of the flow is v, then the velocity of the flow at another point is, हमारे पास जो आइडियल फ्लूइड है वो एक ट्यूब में जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट पे इसका रेडियस r है और दूसरी पे हमारे पास दूसरी का एक का r1 है और दूसरी का जो है हमारे पास 2r है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये है कि x जो है एक पार्ट इसका मिसिंग है। मिसिंग में ये है कि अगर दूसरे का हमारे पास जो रेडियस है वो 2r है, इस तरह के एक का r है पाइप का, दूसरी का रेडियस इसका डबल हो गया है 2r। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है हमारे पास ये बता रहे हैं कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, सो V2 को मैंने फाइंड करना है इन फॉर्म ऑफ V। ठीक है, अब देखो ये जो होता है हमारे पास एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर, सो पाई आर 1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू पाई आर 2 स्क्वायर V2। अब देखो V1 V के बराबर है और 1 जो है R के बराबर है। I'm सॉरी, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये V2 है। ठीक है, सो 2V है। ओके,
नाउ यहाँ पे जो हमारे पास R2 है वो पाई 2R के स्क्वायर, और 2 का भी ऊपर भी स्क्वायर आएगा हमारे पास V2। अब देखो ये आर स्क्वायर के साथ पाई स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास जो V2 होगा वो बराबर होगा 4V2 इज इक्वल टू V। सो दिस इम्प्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास जो V डिवाइड बाई 4 का ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दूसरी साइड पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हमारे पास V डिवाइड बाई 4 होगा, ये करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 वो ये है कि two light balls are suspending with the stream of air passes through the space between them। ठीक है, the distance between them the ball will be। अब देखो हमारे पास 2 बॉल हैं इस तरह के पैरल, इस तरह के सस्पेंडिंग, यहाँ पे एक स्टीम जो है वो पास होता है। अब देखो स्टीम पास होता है तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है V2 और V3 कम है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कम होता है, यहाँ से प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो वो हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली प्रिंसिपल है। बर्नौली प्रिंसिपल की जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो वेलोसिटी कम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस तरफ पे प्रेशर जो है वो कम पड़ता है और इस तरफ भी कम पड़ता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि V2 और V3 जो हमारे पास स्लो है। तो इस केस में हमारे पास इसके दरमियान जो डिस्टेंस है बॉल्स के दरमियान वो डिक्रीज़ होगा, इस तरह होगा। ठीक है, तो हमारे पास बी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू। अब देखो हमारे पास जो कोर है इसको लेमिनेट क्यों किया जाता है। लेमिनेटिंग का मतलब ये कि सर स्टेप बाय स्टेप जो है शीट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, उसको हम इस तरह रखते हैं। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक वजह जो होते हैं ईडी करंट को कंट्रोल करने के। ये ईडी करंट जो हीट प्रोड्यूस करता है, जो लॉस प्रोड्यूस करते, ठीक है, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस द लॉस ड्यू टू ईडी करंट, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास सी पार्ट एज अ करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट जो है, keeping the other parameter is constant if the number of turn double then the flux length in the coil will be double। क्योंकि हमारे पास अगर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का, तो साइन की एन म्यू नॉट आई के बराबर है, इस प्रोपोर्शनल टू एन है। अगर इनको मैं डबल करता हूँ तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा बी ए के बराबर है। ठीक है, सो हमारे पास बी डबल हो जाएगा। ठीक है, बी डबल हो जाएगा तो फ्लक्स इज डबल, तो डबल होना चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर जो है इसका है क्वेश्चन नंबर 20 का। सो वॉच करने हम मेरे वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 20 to 30 जो MCQs है वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा इंशाल्लाह, कल वो मैं अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ कीप वाचिंग माय चैनल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।